अफगानिस्तान में जमीन के नीचे भरा पड़ा है सोना और तांबा। तालिबान के राज में निकाला जाएगा ये खजाना। हम आपको बता दें कि कुछ देशों के पास अफगानिस्तान में जमीन के नीचे दबी अथाह दौलत का मौजूदगी का पता था, जैसे बर्तानिया, रूस और अमेरिका के पास बहुत पहले से ही इसकी जानकारी थी। आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसलिए दुनिया भर की बहुत सारी ताकतवर देश वक्त वक्त पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिशें की, लेकिन हर बार ये कोशिशें नाकाम रही, जैसे कि बर्तानिया, सोवियत रूस यानी यूएसएसआर और सुपर पावर अमेरिका जैसे देशों। अफगानिस्तान ने इन ताकतवर देशों की कब्रगाह बना दिया और इन्हें अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, अफगानिस्तान में जमीन के नीचे दबी अथाह दौलत की वजह से ही अफगानिस्तान पर दुनिया की नजर है। वहाँ सोना, तांबा और बहुत कम मिलने वाला लिथियम मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक इनकी कीमत $1 ट्रिलियन से अधिक हो सकती है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि तालिबान के देश पर कब्जे के बाद इस संपदा पर किसका अधिकार होगा। अमेरिका ने जैसे ही अपने 20 साल के अभियान को खत्म कर वापस जाने का फैसला किया, तालिबान ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। सालों तक युद्ध के हालात झेल चुके इस देश में सत्ता पर एक बार फिर तालिबान काबिज है। लेकिन क्या यहाँ मौजूद प्राकृतिक संपदा, मानव संसाधन और भौगोलिक स्थिति का फायदा तालिबान उठा पाएगा? सोवियत और अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा है कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों और घाटियों में तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क के साथ साथ सोना और मार्बल जैसे कई कीमती खनिज पदार्थ मौजूद हैं। हालांकि अभी तक अफगानिस्तान इनकी खुदाई कर इन्हें बेच नहीं पाया है। इनसे होने वाली कमाई से लोगों की जिंदगियों में बदलाव आ सकता है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा और चीन के निवेशकों ने वहां कई एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, लेकिन किसी ने भी खनन शुरू नहीं किया। इस बात की जानकारी लंबे समय से मौजूद है कि खनन करने के लिए उपयुक्त जगहें कौन सी है। 1960 के दशक में ये जानकारियां सोवियत संघ के भूवैज्ञानिकों ने जमा की थी। लेकिन इसके बाद की आधी सदी में कभी अफगान सोवियत की सेना से लड़ते रहे, तो कभी खुद से, और उसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने दखल दिया। मैप और फाइलों पर धूल जमा होती रही। न खनन शुरू हो सका, न ही फैक्ट्रियां बन सकीं। तांबे और लोहे को जमीन से नहीं निकाला जा सका, तो वहां की पहाड़ियों को लाल और हरे रंग से पेंट कर दिया गया है। हाथ से निकालने के तरीकों से ही केवल लापीस लाजुली, पन्ना और माणिक का खनन किया जाता रहा। यह सब मुख्य रूप से तालिबान की ओर उस क्षेत्र में किए गए जो देश के अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं थे, और इन्हें तस्करी कर पाकिस्तान भेजा जाता था। अफीम पर टिकी अर्थव्यवस्था। इस पूरे दौर में अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का आधार खनिज संसाधन नहीं, बल्कि कच्चा अफीम रहा। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि देश में सभी आर्थिक गतिविधियों का लगभग 10% हिस्सा अफीम के उत्पादन, निर्यात और खपत से जुड़ा है। अफीम का निर्यात अफगानिस्तान की बाकी सभी चीजों के निर्यात से दोगुना है। नतीजतन प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश विश्व बाजार में तांबे या लिथियम की आपूर्ति में कोई भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन यह कच्चे अफीम और हेरोइन की दुनिया में 85% आपूर्ति करता है। अफगानिस्तान दुनिया का पहला देश बन गया जिसकी लगभग 100% जांच हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग का उपयोग करके की गई। इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिकियों ने 60 अति आधुनिक मानचित्र जारी किए, लेकिन नक्शे से केवल संसाधनों का अनुमान लगाया सकता है, व्यापार लायक उत्पादन नहीं किया जा सकता। एक अनुमान के मुताबिक लिथियम और अन्य दुर्लभ धातुओं का अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन का भंडार है, लेकिन इनके खनन के लिए पैसा, तकनीक और आधारभूत संरचना की जरूरत है, जो अफगानिस्तान के पास नहीं है। भारत और चीन ने दिखाई दिलचस्पी। अमेरिकी की मौजूदगी के दौरान देश में धन आने लगा था। अफगानिस्तान को कई देशों से आर्थिक मदद मिली, लेकिन ज्यादातर पैसे सड़क, बिजली, खेती और मानव संसाधन के विकास के लिए मिले थे। विश्व बैंक ने भी स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज में समानता बढ़ाने के लिए $5 बिलियन की रकम दी थी। अफगान अधिकारियों ने खनन क्षेत्र में विकास के लिए विदेशों से मदद मांगी थी। कई विदेशी निवेशक इस ओर आकर्षित भी हुए।